वेलकम बैक। मैं थर्ड वीडियो लेकर फिर से हाजिर हूँ। आई होप कि आप वीडियो देख करके आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक है और मेरे तरफ से ऑल दी बेस्ट। बस आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं, ताकि आपके साथ साथ वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक इट। चलिए आगे करते हैं। Who among the following introduced sonnets? नीचे जो दिए गए राइटर्स के नेम्स इसमें से किसने सोनेट्स को इंट्रोड्यूस किया? तो आपको याद होगा, जब फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था उसमें मैंने क्या बताया था कि सोनेट्स, हु इज़ द फादर ऑफ सोनेट्स? थॉमस विट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, इंट्रोड्यूस किया मतलब पहली बार लाया, तो थॉमस विट इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज थॉमस विट इज कॉल्ड द फादर ऑफ सोनेट्स। सोनेट्स क्या होता है? 14 पंक्तियों वाली कविताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी इज टू एसोसिएट विथ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना जरूरी है। निगेटिव कैपेबिलिटी होता क्या है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप समझिए, एक राइटर के लिए नेगेटिव कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जॉन किट्स ने इस बात को कहा हुआ है, जॉन किट्स से एसोसिएटेड ये है, तो आंसर तो जॉन किट्स हो गया। बट मैं आपको समझाता हूँ कि नेगेटिव कैपेबिलिटी होता क्या है। नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति, एक पोएट अपने आप को नकार दे। कहने का मतलब ये होता है कि एक पोएट जब कोई पोएम लिखता है या ड्रामा लिखता है, प्लेज लिखता है, तो उसमें वो जो कैरेक्टर का रोल करता है, तो उस समय वो अपने आप को भूल जाता है और वह कैरेक्टर बन जाता है। जैसे शेक्सपियर ने हैमलेट लिखा, मैकबेथ लिखा, तो जब शेक्सपियर ने हैमलेट लिखा, तो उसमें शेक्सपियर का अपना जो गुण है वो भूल गए। लिखने के दौरान उनके अंदर हैमलेट का गुण आ गया, मैकबेथ का गुण आ गया। तो यही कहलाता है निगेटिव कैपेबिलिटी, मतलब अपने अंदर का बीइंग वन सेल्फ को त्याग देना, खुद क्या है उसको त्याग देना, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी। ओके, अगर नहीं त्याग करेगा तो वो राइटर प्रॉपर तरीके से उस कैरेक्टर को नहीं लिख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका खुद का कैरेक्टर, खुद का ईगो सब उसके जगह पे आ जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि निगेटिव कैपेबिलिटी क्या होता है। और इस बात को रखने वाले कौन थे, ये कहने वाले कौन थे? जॉन किट्स ने। चलिए नेक्स्ट है हमारा, द हीरोइक कपलेट वाज फर्स्ट यूज बाई। तो सबसे पहले एक समझिए कि हीरोइक कपलेट होता क्या है। हीरोइक उस तरह के पोएम्स को कहा जाता है जिसमें कि बहादुरी की प्रशंसा की गई होती है। और कॉपलेट्स का मतलब होता है दो लाइनों वाली। तो दो लाइनों वाली कविता की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं निश्चित रूप से जियोफ्री चौसर की। जियोफ्री चौसर ने दो पुस्तक लिखी थी इन्होंने, द लीजेंड ऑफ गुड विमेन एंड द कैंटरबरी टेल्स। इस दोनों में हीरोइक कपलेट्स का प्रयोग किया गया है। और फर्स्ट टाइम हीरोइक कपलेट्स का प्रयोग जियोफ्री चौसर के द्वारा किया गया था। पोएट्री के क्षेत्र में आपको मालूम होना चाहिए कि पोएट्री के फादर जियोफ्री चौसर को कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीज़ों, जो नई चीज़ें हैं पोएट्री की दुनिया में, वो जियोफ्री चौसर का लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड जियोग्राफी इज अबाउट मैप्स बट द बायोग्राफी इज अबाउट चैप्स। पहले इस बात को समझते हैं। ये एक कहावत है, और यह कहावत का अर्थ क्या है? ज्योग्राफी मैप्स के बारे में बताता है, उसी तरह से बायोग्राफी चैप्स, चैप्स मतलब व्यक्ति, लोग, व्यक्ति के बारे में बताता है। ये कहा किसने है? ये कहा है एरिक बेंटली ने। एरिक बेंटली का एक्चुअल पूरा नाम है एरिक रुजल
बेंटली। ये एक एक्चुअली थिएटर क्रिटिक थे, प्लेराइट भी थे, सिंगर भी थे। तो इनके द्वारा ये बात कही गई थी कि जिस तरह से मैप ज्योग्राफी के लिए होता है, उसी तरह से चैप्स के लिए होता है। मतलब ज्योग्राफी में मैप्स का अध्ययन करते हैं, उसी तरह से किसी व्यक्ति का अध्ययन किसी व्यक्ति के बारे में बायोग्राफी में लिखा रहता है। दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट आर ओपनिंग लाइन्स बाई। किसकी है लिखी गई, पहले इसका अर्थ समझते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, वो व्यक्ति भी सेवा करते हैं जो जाकर के काम नहीं करते बल्कि खड़ा होकर के इंतजार करते हैं कि उसका मौका मिलेगा और वो काम करेंगे। तो ये लिखी गई है जॉन मिल्टन के द्वारा। आपको मैं रिमाइंड करा दूं कि जॉन मिल्टन, एक समय आता है कि वो अंधा हो जाते हैं, और जब अंधा हो जाते हैं तो अंधा होने के बाद मीन्स आफ्टर हिज ब्लाइंडनेस, ये एक बुक लिखते हैं और वो लिखते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसी में वो कहते हैं कि दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। एक्चुअली जब ये अंधा हो जाते हैं तो ये अपने बारे में बोलते हैं कि कोई विकलांग है, कोई अंधा है, तो वो नहीं कर पाता है कोई चीज़ उस अपनी डिसेबिलिटी के कारण, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस कम नहीं हो जाता है। वो भी एक न एक रूप में सर्व कर ही रहा है, वो भी एक न एक रूप में इम्पोर्टेंट है ही। कहने का मतलब यह है कि जो विकलांग है, जो किसी तरह से कैपेबल नहीं है, लेकिन वो बेकार नहीं होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको याद हो गया होगा कि जॉन मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज द नेशनलिटी ऑफ फेमस इंग्लिश ऑथर ऑस्कर विल्ड। देखो, ऑस्कर विल्ड एक आयरिश पोएट थे। आयरिश बोलते हैं किसको, जो आयरलैंड के रहने वाले होते हैं। आपको मालूम है कि ब्रिटेन 4 पार्ट से बना हुआ है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड। तो आयरलैंड के जो लोग होते हैं उनको आयरिश कहते हैं। तो ये आयरिश ऑथर थे ऑस्कर वाइल्ड। तो आपको याद हो जाएगा। वैसे आप जान लीजिए कि ये इंग्लिश ऑथर, लिखा हुआ इंग्लिश ऑथर, ठीक है। और इसमें जर्मन, इटालियन, फ्रेंच, जाहिर सी बात है ये चारों के चारों दूसरे देश का नाम दिया हुआ है। और आयरिश, आयरिश किस देश के लोग कहते हैं, आयरलैंड। आयरलैंड कहाँ है, ब्रिटेन का एक हिस्सा है, ठीक है। तो ब्रिटेन का ही पार्ट है। तो ऐसे भी आपको याद करना बहुत आसान हो गया, ऑप्शन देख करके भी। ये क्या है, ऑस्कर वाइल्ड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। फ्रैलिटी दाई नेम इज विमेन, फ्रॉम विच शेक्सपियरियन प्ले इज दिस लाइन टेकन। इस के बारे में जानने से पहले हम ये करते हैं कि इसका अर्थ जानते हैं। फ्रैलिटी दाई नेम इज विमेन, इसमें जो स्पीकर है वो कहता है कि, स्पीकर क्या कहता है, व्यभिचारी। फ्रैलिटी मतलब होता है अनैतिक, या व्यभिचारी। व्यभिचारी आप समझते होंगे, मतलब जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं हो, ठीक है। तो फ्रैलिटी दाई नेम इज वीमेन, वो एक औरत को बोलते हैं। कौन बोलते हैं, किसके बारे में मैं बताता हूँ अभी, कि औरत अनैतिकता का दूसरा नाम है, व्यभिचार का दूसरा नाम है। अब मैं बताता हूँ, याद दिलाता हूँ आपको। ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, हैमलेट के बारे में। आप जानते हैं कि हैमलेट के फादर को मार दिया जाता है, और हैमलेट बदला लेने के लिए जो हैमलेट के अंकल होते हैं उससे वो लड़ाई करने के लिए चला जाता है। इसी बीच चूंकि हैमलेट के फादर को मार दिया गया रहता है, तो हैमलेट जाता है बदला लेने, लेकिन
हैमलेट की माँ बहुत जल्द दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो आती है। तो दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो आती है, री मैरिज करने के लिए वो रेडी हो आती है और री मैरिज करने के लिए चली जाती है। तो इसी पर हैमलेट, उसका बेटा, अपनी माँ को बोलता है, फ्रैलिटी दाई नेम इज विमेन, मतलब अनैतिकता का ही नाम क्या है, औरत है। मतलब कहते हैं कि कैसी औरत है कि अभी जस्ट पिताजी गुजरे हैं और तुम दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गए हो। तो इसी पे हैमलेट कहते हैं कि फ्रैलिटी दाई नेम इज विमेन। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और ये आपको याद भी हो गया होगा, क्योंकि हैमलेट की कहानी मैंने आपको पीछे कहा था। अगर आप में से कोई नहीं देखा है, थर्ड वीडियो देख रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि स्टार्ट वॉचिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीडियो, तो आपको सारी चीज़ें अपने आप याद होती चली जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु रोट एग्नेस ग्रे? देखो, एग्नेस ग्रे पहले है क्या ये देखते हैं। एग्नेस ग्रे एक्चुअली में एक नोवेल है। नोवेल में समझते हैं उपन्यास, और ये नोवेल लिखी गई है एनी ब्रॉन्टे के द्वारा। एनी ब्रॉन्टे ये डेब्यू नोवेल है। इसकी ये डेब्यू नोवेल है। डेब्यू नोवेल का मतलब होता है जो पहला नोवेल। डेब्यू मतलब होता है कोई भी काम आप, इसलिए लिखाता है DBUT बट पढ़ाता है डेब्यू। तो डेब्यू का मतलब होता है कोई भी काम आप पहली बार कर रहे हैं। तो प्रथम नोवेल था एनी ब्रोंटे का, और जिसमें एग्नेस ग्रे नाम है और इसको लिखा है एनी ब्रोंटे। तो आपको इसे याद कर लेना चाहिए। वैसे भी थोड़ा सा याद करना आसान है। एग्नेस एनी, एग्नेस एनी याद हो जाएगा आपको। एग्नेस एनी ऐसे भी आप करके याद करने का तरीका है, एग्नेस एनी ब्रोंटे, आपको याद हो जाएगा। और ये नोवेल है, प्रथम नोवेल है एनी ब्रोंटे का। ओके, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस वाज पब्लिश्ड इन। देखो ये क्वेश्चन इसमें पूछा है, क्यों पूछा है आई डोंट नो। इसका लिटरेचर से कोई लेना देना नहीं है। देखो, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये साइंस का क्वेश्चन है। स्पीसीज क्या होता है? जंतु, जीव जंतु, प्राणी। तो प्राणी का विकास, ओरिजिन, उद्भव कैसे हुआ, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ओरिजिन ऑफ, अब जानते हैं किसके द्वारा लिखी गई है? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन से आपको एक चीज़ याद आ गया होगा कि चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने लिखा था, इनफैक्ट वो राइटर भी थे। तो उन्होंने लिखा था कि धरती पर मानव किस तरह से उत्पन्न हुआ, जीव जंतु कैसे आया, तो उसका पूरा सिद्धांत उन्होंने दिया हुआ है चार्ल्स डार्विन ने। तो ये जो उनकी जो पुस्तक है उसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और ये लिखी गई थी 1859 में। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, 1859 में लिखी गई थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और ये लिखी गई थी चार्ल्स डार्विन के द्वारा, जीवन के उद्भव का सिद्धांत। नेक्स्ट बात करते हैं अर्नोल्ड मॉन्स द अनटाइमली डेथ ऑफ डैश इन थायरिसिस। देखो, अर्नोल्ड मॉन्स, मॉन्स मतलब होता है शोक मनाना। अनटाइमली डेथ मतलब कि जो समय पर मौत न हो, मतलब असामयिक मौत को कहते हैं अनटाइमली डेथ। तो अर्नोल्ड मॉन्स किसके अकाल मृत्यु पर शोक मनाए? किसमें? एक पोएम उन्होंने लिखा है, थायरिस। किसने लिखा है? मैथ्यू अर्नोल्ड। अर्नोल्ड का मतलब क्या हो गया? मैथ्यू अर्नोल्ड। पूरा नाम क्या हो गया? मैथ्यू अर्नोल्ड। तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्या लिखा है? थायरिस पोएम लिखा हुआ है। उस पोएम के अंदर किसकी डेथ होती है? एक्चुअली पोएम के अंदर अर्नोल्ड के एक फ्रेंड होते हैं, उनके फ्रेंड का नाम होता है यही, आर्थर ह्यूग क्लॉग। आर्थर हग क्लॉग इसके फ्रेंड होते हैं। कौन होते हैं? मैथ्यू अर्नोल्ड के
फ्रेंड होते हैं और उनका मतलब असामयिक मृत्यु होती है, अनटाइमली डेथ होती है, तो इसके ऊपर शोक मनाए हैं और उस शोक को व्यक्त किया है किस पोएम में? थायरसिस में। तो आई होप कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इनकी ये एक्चुअली मृत्यु हो गई थी 1865 में। किसकी? ऑर्थर हुगलॉक का। चलिए नेक्स्ट। देखिए इसमें आर्नोल्ड से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन, शेक्सपियर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप उसके बारे में और डिटेल्स में आपको जरूर अध्ययन करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आर्नोल्ड रोट, विद हिम इज बॉर्न आवर रियल पोएट्री, हु डज हिम रेफर टू। देखो अगर इस लाइन को जो हमने ब्रैकेट में डाला है, इस लाइन को अगर प्रॉपर तरीके से समझ जाओगे तो आंसर आप खुद से दे सकते हो। आर्नोल्ड ने लिखा विथ हिम इज बॉर्न आवर रियल पोएट्री, किस व्यक्ति के साथ पोएट्री का जन्म हुआ? वास्तविक पोएट्री जिसको हम कहते हैं, किस व्यक्ति के साथ जन्म हुआ मतलब क्या? किसने वास्तविक पोएट्री को लिखा पहली बार मतलब क्या? सबसे प्रथम वो कौन से व्यक्ति थे जिसने वास्तविक पोएट्री का जन्म किया मतलब क्या? जिसको पोएट्री पे बड़ी पकड़ थी। तो आप जानते हैं हु इज़ द फादर ऑफ पोएट्री। हिम यहाँ किसके लिए किया गया है? विथ हिम, किसके साथ जन्म हुआ पोएट्री का? हु इज़ द फादर ऑफ पोएट्री? चौसर के साथ। आपको बढ़िया से याद होना चाहिए। जियोफ्री चौसर इज द फादर ऑफ पोएट्री, इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये दोनों के फादर हैं। तो इस तरह से अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आई होप कि आपको अभी याद हो ही गया होगा। विच वर्जन ऑफ द बाइबल डिड विक्लिफ मेक यूज ऑफ फॉर द ट्रांसलेशन? देखो बाइबल जो थी, सबसे पहले जो बाइबल थी वो मेनली लिखी हुई थी हिब्रू में। हिब्रू क्या है? बहुत ओल्ड डायलेक्ट है, खास करके जिस समय नॉर्थमैन वगैरह हुआ करता था, डेनिस वगैरह लोग थे, वो उन लोगों के टाइम का। तो ये हिब्रू है में लिखी गई थी, जो ग्रीक का ही एक डायलेक्ट है। ठीक है। इसके बाद जो इसको ट्रांसलेट की गई, तो विक्लिफ ने जो ट्रांसलेट की वो ट्रांसलेट की वुलगेट। और वुलगेट किसका पार्ट है लैंग्वेज का? वो है लैटिन का। जैसे हिंदी में भी तरह तरह के हिंदी होता है हमारा, उसी तरह से आप बुक में देखोगे तो क्या है, जो विक्लिफ ने लिखा था वो वुलगेट वर्नाकुलर में लिखा था। और वुलगेट किस भाषा का हिस्सा है? लैटिन का। तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं विच वर्जन ऑफ द बाइबल डिड विक्लिफ मेक यूज फॉर द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के लिए किस वर्जन का यूज किया था? तो वो था लैटिन का। और एक्चुअली और इन डेप्थ अगर हम जाएं तो लैटिन के किस भाषा का था? तो वुलगेट का। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। आप ऐसे भी समझ ले विक्लिफ काफ़ी बाद के राइटर है, तो उस समय तो जाहिर सी बात है कि ये लैटिन सॉरी ये ग्रीक भाषा था नहीं। तो जाहिर सी बात है कौन सी भाषा थी जिसमें बाइबल रही होगी? वो रही होगी लैटिन। तो थोड़ा सा आप टाइम को मिलाएंगे तो ऐसे ही आपके मन में आ जाएगा। ग्रीक भाषा बहुत पुरानी थी और विक्लिफ बहुत बाद के राइटर्स थे, तो इसलिए इसको ख़त्म हो गया। फ्रेंच में होने का मतलब ही नहीं है, अननोन का आंसर ही नहीं हुआ, तो ये आंसर हो जाएगा। द ऑथराइज्ड बाइबल वॉज डेडिकेटेड टू। सबसे पहले ये समझना होगा कि आपको ये ऑथराइज्ड बाइबल क्यों कहा गया है, ऑथराइज्ड बाइबल से क्या समझते हैं। देखिए जेम्स फर्स्ट 1604 में, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, किंग जेम्स फर्स्ट। कब? 1604 में। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे स्कॉलर्स, लगभग 50 स्कॉलर्स को इन्होंने अपॉइंट किया। क्या करने के लिए? बाइबल को
लिखने के लिए, ठीक है। तो बाइबल को ट्रांसलेट करने के लिए लिखेगा कहाँ से, ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। तो ट्रांसलेट करने के लिए तो जाहिर सी बात है, जब बाइबल को किंग जेम्स के कोशिश से लिखा गया, ट्रांसलेट किया गया स्कॉलर्स के द्वारा, तो जाहिर सी बात, ये बाइबल किसको डेडिकेट होगा, किंग जेम्स को डेडिकेट हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं के एफर्ट से लिखा गया था। इसीलिए इसको या तो ऑथराइज्ड बाइबल कहा जाता है, या इस बाइबल को कई बार किंग जेम्स बाइबल भी कहा जाता है। तो ऑथराइज्ड बाइबल की जगह पे और क्या लिखा हो सकता है, किंग जेम्स बाइबल। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने 1604 में 1604 में इन्होंने अपॉइंट किया लिखने के लिए, और ये लिख करके बाइबल कब तैयार हो गई थी, 1611 में, 1611 में लिख करके तैयार हो गई थी। तो आपको समझने में आसानी होगी ऑथराइज्ड बाइबल क्या होता है, और ऑथराइज्ड बाइबल का दूसरा नाम क्या रखा गया, किंग जेम्स बाइबल। यहाँ से निकल जाएगा, जेम्स किंग जो थे, जेम्स फर्स्ट थे, उनकी कोशिश से लिखी गई थी, इसलिए यह जो बाइबल हुआ दैट वाज डेडिकेटेड टू किंग जेम्स। द बेगर्स ओपेरा वाज रिटन बाई, देखिए बेगर्स ओपेरा, सबसे पहले ओपेरा समझिए। ओपेरा क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ ब्लड बालाड ड्रामा। ये एक प्रकार के ड्रामा का एक प्रकार है, ठीक है। तो ओपेरा खास करके ऐसा, आज भी ओपेरा हाउस होता है जहाँ पे कि ओपन, बहुत बड़ा ओपन थिएटर की तरह होता है, वहाँ पे ड्रामा या कोई इस तरह के एक्टिविटीज़ शो करने वाली चीज़ों को किया जाता है। तो ये जो लिखा गया था द बेगर्स ओपेरा, ये लिखा गया था 1728 में, और इसके लिखने वाले कौन थे, जॉन गे। एक बात मैं बताना चाहूँगा, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर गेस पेपर में जो आंसर होता है उससे आपका आंसर डिफर करता है। बिल्कुल, कई आंसर गलत दिया हुआ है गेस पेपर में, जिसमें से एक आपका ये भी हो सकता है। आपके बुक में आंसर गेस पेपर में हो सकता है मैथ्यू प्रायर हो, बट हमने पूरी तरह से थॉरो चेक करके मैंने बनाया है, इसका आंसर होगा जॉन गे। सो बी एश्योर्ड कि यू आर डूइंग राइट थिंग। ओके, व्हेन वाज द रिफॉर्म बिल पास्ड। देखो, रिफॉर्म बिल से संबंधित कई चीज़ें आपको सीखने की चीज़ मिल जाएगी यहाँ। रिफॉर्म मतलब क्या होता है, सुधार, ठीक है। तो सुधार किस चीज़ में, रिफॉर्म बिल का एक दूसरा नाम भी है। जब आपको एक चीज़ और समझना होगा, रिफॉर्म बिल को कहा जाता है 1832 रिफॉर्म एक्ट। अब दो तीन बातें आपके दिमाग में आ सकती है कि यहाँ बिल लिखा हुआ है, आपने एक्ट लिखा, तो आप समझिए जब कोई पार्लियामेंट में, जब किसी चीज़ में सुधार के लिए या कोई भी परिवर्तन के लिए या कोई नया चीज़ लाने के लिए बिल लाया जाता है, ठीक है, तो जब लाया जाता है पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है तो उसको बिल कहा जाता है, और जब पार्लियामेंट में वो पास हो जाती है, उसमें सब लोग की सहमति हो जाती है, तब वह एक्ट बन जाता है। तो जब लाया गया था तो रिफॉर्म बिल था, और जब पास हो गया तो वह एक्ट में तब्दील हो गया, इसीलिए हमने लिखा है 1832 रिफॉर्म एक्ट। ये एक्ट भी लिखेंगे और बिल भी लिखेंगे तो सेम मीनिंग है, लेकिन अंतर है। तो इस रिफॉर्म बिल का दूसरा नाम भी है 1832 रिफॉर्म एक्ट, ठीक है। तो आपको ऐसे याद करेंगे कि रिफॉर्म बिल का ही दूसरा नाम क्या है, 1832 रिफॉर्म एक्ट। ये बिल कहाँ लाया गया था, तो यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट में लाया गया था। यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट में किस लिए लाया गया था, तो यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट में लाया गया था ताकि उस समय जो इलेक्शंस होते थे उसके प्रक्रिया में बहुत सारी खामियां थी, तो चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए, खास करके इलेक्टोरल सिस्टम जो इंग्लैंड का था और वेल्स का, दो जगह का, इंग्लैंड और वेल्स का जो
चुनाव प्रक्रिया था उसमें बहुत सारी खामियां थी, तो उसमें सुधार लाने के लिए जो बिल लाया गया था दैट वाज रिफॉर्म बिल, जो जब पास हो गया तो उसको क्या कहा गया, 1832 रिफॉर्म एक्ट। तो आपका आंसर हो गया 1832। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हेन डिड W.B. इट्स रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? देखिए, W.B. इट्स का पूरा नाम है विलियम बटलर इट्स। विलियम बटलर इट्स। तो विलियम बटलर इट्स को लिटरेचर के क्षेत्र में, खास करके ये लिटरेचर में भी किस चीज़ के लिए, पोएट्री के लिए, इनको 1923 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो आपको याद हो जाना चाहिए, पोएट्री के लिए मिला था W.B. इट्स को, लिटरेचर के क्षेत्र में 1923। तो इसको याद करने के लिए फिर से मैं बताता हूँ, आपको याद करने का तरीका है 1923 नोबेल प्राइज विजेता W.B. इट्स, ऐसे करके याद आप करेंगे तो याद हो जाएगा। हु रोट सोहराब एंड रुस्तम? देखो अब बच्चों, आप 9th के बुक में, अगर आपने इंग्लिश की बुक पढ़ी होगी तो 9th के बुक में बिहार के सभी गवर्नमेंट स्कूल के सिलेबस में ये सोहराब एंड रुस्तम की कहानी है। तो सोहराब और एवं रुस्तम की कहानी लिखी गई है किसके द्वारा, मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। ठीक है, तो इसको आप पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। सोहराब और रुस्तम की कहानी एक वार स्टोरी है, बाप बेटे का स्टोरी है। तो चूँकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है जिसकी वजह से मैं पूरी कहानी बता नहीं सकता, तो आप इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अलेक्जेंडर पोप वाज अनडिस्प्यूटेड मास्टर ऑफ डैश? अलेक्जेंडर पोप एक राइटर है। अनडिस्प्यूटेड मास्टर मतलब जिस बात पे किसी को विरोध नहीं है, एकदम सब लोग मानते हैं कि वह मास्टर है, उसमें कोई मतभेद नहीं है। तो भाई किस चीज़ के मास्टर है? तो मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग अपने सिलेबस में मैक फ्लैक्नो पढ़ा होगा, तो मैक फ्लैक्नो में अलेक्जेंडर पोप की चर्चा हुई है। अगर मैक फ्लैक्नो आपको थोड़ी भी अगर याद है तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैक फ्लैक्नो किस लिए फेमस है। वह एक सटायरिक पोएम है, तो उसमें प्रशंसा की गई है अलेक्जेंडर पोप को। तो अलेक्जेंडर पोप भी कौन थे, एक सटायरिक पोएट थे। ठीक है, और वो सटायरिक भी थे और डिटेक्टिव वर्सेज उन्होंने लिखा है। क्या होता है सटायरिक, क्या होता है, जिसमें कटाक्ष की जाती है, दूसरे का मजाक उड़ाया जाता है। और डिटेक्टिव का मतलब होता है उपदेशात्मक, मतलब जिसको पढ़ करके लोगों को अच्छी जानकारी मिले, उपदेश मिले, ज्ञानवर्धक पंक्तियाँ लिखने वाले थे अलेक्जेंडर पोप। तो मैंने कोशिश किया है कि आपको इसको एसोसिएट कर दूं, क्योंकि सैडवेल जब सैडवेल के बारे में फ्लैक्नो बोलते हैं तो उसमें उन्होंने अलेक्जेंडर पोप की चर्चा करते हैं। तो इससे आपको हमने एसोसिएट कर दिया, आपको याद हो जाना चाहिए। और सैडवेल मीन्स सटायर, अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए। ऑरवेल्स 1984 अपीयर्स इन। देखो ये जिस तरह का लैंग्वेज लिखा गया है, बहुत सारे बच्चे को तो समझ में नहीं आएगा। ये ऑरवेल्स 1984 अपीयर्स इन क्या मतलब हुआ? तो देखो ये 1984, ठीक है, ये क्या है, एक नोवेल है। नोवेल का नाम ही है 1984, ठीक है। और ये लिखा गया है किसके द्वारा, ऑरवेल के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, ऑरवेल के द्वारा। ऑरवेल क्या है, एक उपन्यासकार का नाम है। तो ऑरवेल ने लिखा हुआ इसलिए हो गया ऑरवेल की 1984, ठीक है। ये अपीयर्स कब हुई, ये कब पब्लिश हुई, ये है क्वेश्चन। और अब देखो, इनकी जो ये 1984 नोबेल है, ये वास्तव में, थोड़ा सा इसकी चर्चा कर लेते हैं फिर आंसर देखेंगे क्या हो सकता है। एक सोशल
डिस्टोपियन सोशल साइंस फिक्शन है। ये क्या होता है? डिस्टोपियन डिस्टोपियन आपको याद होना चाहिए उटोपियन। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था उटोपिया। उटोपिया मतलब होता है कि बहुत अच्छी कल्पना करना, एकदम कि हमारा दुनिया ऐसा हो, ये हो। ठीक है, ठीक उसका उल्टा होता है डिस्टोपियन, मतलब निराशा कि ये हो जाएगा, बुरा होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव थॉट के लिए डिस्टोपियन यूज़ किया जाता है। डिस्टोपिया से बन गया डिस्टोपियन। तो यह एक फिक्शन, फिक्शन मतलब क्या होता है? साइंटिफिक एक फिक्शन, मतलब वैज्ञानिक की काल्पनिक एक कहानी है, जिसके आधार पर नोवेल लिखा गया है, जिसमें इन्होंने काफ़ी नकारात्मक बातें की है। तो ये नोवेल कब पब्लिश हुई थी, कब लिखी गई थी? तो वो ईयर है 1949। तो ये हमारा पहला ऑप्शन है 1949। काफ़ी न्यू का है। आप इसको याद करने के लिए कैसे याद कर सकते हैं? देखो, 1984 नाम है किसका? नोवेल्स का। और हम इसको कैसे याद करें ताकि ये याद हो जाए? तो इसको एक तरीका ये है कि इस अक्षर को उलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 48। ठीक है, और 48 में एक जोड़ लीजिए। ऐसे करके याद कर सकते हैं। 1984 को क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे, तो 48 प्लस 1 तो 49। तो 1948 ऑरवेल्स की जो नोवेल है वो लिखी गई थी 1949 में। आप दूसरे तरीका से भी याद कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड इज इन एज यू लाइक इट इज संग बाई। देखो, एज यू लाइक इट शेक्सपियर की लिखी हुई बहुत ही फेमस ड्रामा है। आप जानते हैं कि शेक्सपियर एक बहुत बड़े प्ले राइट थे। तो इसमें आपको एज यू लाइक इट की कहानी आपको मालूम होनी चाहिए। ये भी इस एज यू लाइक इट भी 9th की किताब में इंग्लिश में पढ़ने को कुछ पार्ट्स उसका आपको मिला होगा शॉर्ट में। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस कहानी का उस हिस्से पे चलते हैं जहाँ पे ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड कही गई है। एक्चुअली होता क्या है कि एक ड्यूक होते हैं, ड्यूक किसको बोलते हैं? राजा को। उस राजा का नाम रहता है फ्रेडरिक। ठीक है, फ्रेडरिक होता है। फ्रेडरिक एक सीनियर ड्यूक होते हैं। उसका उसको क्या करता है कि उसका एक भाई होता है छोटा, ठीक है, यंगर ब्रदर। वो क्या करता है? उसको देश निकाला कर देता है, देश से निकाल देता है। देश से निकाल देता है मतलब बैनिस्ड कर देता है। ठीक है, बैनिस्ड कर दिया और इसको जंगल में जाना पड़ता है अपने बेटा के साथ। ठीक है, तो वहीं पे फेडरिक, जो सीनियर फेडरिक होता है, उसका एक लॉर्ड होता है। लॉर्ड क्या होता है आप समझिए। पहले ज़माने में जो कोर्ट के अंदर जो सीनियर पदाधिकारी होते थे उसको लॉर्ड कहा जाता था, इसलिए कोर्ट में आज भी माई लॉर्ड कहने का प्रथा है। तो एक बहुत बड़ा, मतलब जो सीनियर अधिकारी थे फेडरिक के, उन्होंने जब उसको निकाला जा रहा था, जब निकाल दिया गया, तो उन्होंने एक सांत्वना देने के लिए, सिंपैथाइज करने के लिए उन्होंने गाया। और वो गाया था क्या? उन्होंने कहा था ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड। ये आप निश्चित रूप से इस पोएम को आप बचपन से अभी तक पढ़ ही लिए होंगे। ठीक है, नहीं तो फिलहाल आप ये समझ ले ब्लो ब्लो दाउ ये कौन कहा? तो ये एमियंस। एमियंस कौन थे? लॉर्ड था। किसका? फ्रेडरिक का। और इनके ऊपर, इनके लिए लॉर्ड ने ये गाया। क्या गाया? ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, बहो बहो हवा, जाड़े की ठंडी हवा बहो। ओके, तो आई होप कि इस कहानी से आप इसको एसोसिएट कर पाएंगे। इसी में रोजलिंड भी इसी के स्टोरी का पात्र का नाम है, ऑर्लैंडो भी इसी के पात्र का नाम है, सिलिया भी इसी के पात्र का नाम है। लेकिन ये जो गाया गया था
ये किसके द्वारा गाया गया था? एक सीनियर लॉर्ड के द्वारा गाया गया था, पदाधिकारी के द्वारा गाया गया था। किसके लिए? सीनियर फेडरिक के लिए, सीनियर ड्यूक जो थे फेडरिक, उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच इज जॉन किट्स फर्स्ट पोएम? जॉन किट्स की पहली पोएम कौन थी? कौन सी थी? तो आपको याद करना पड़ेगा। ये था ओ सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है? एकांत। सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है? एकांत, तन्हा। तो जॉन किट्स की जो प्रथम पोएम थी दैट वाज ओ सॉलिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हेन वाज स्पेंसर्स फेरी क्वीन फर्स्ट पब्लिश्ड? अगर आप इससे पहले वाले वीडियो में देखे होंगे तो आपको याद होगा, मैंने कहा था कि फर्स्ट से लेकर थर्ड वॉल्यूम तक जो पब्लिश हुई थी, कब हुई थी? 1519 में, ठीक है। एंड फोर्थ टू सिक्स्थ वॉल्यूम जो पब्लिश हुई थी वो हुई थी कब? 1596 में। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज स्पेंसर्स फेरी क्वीन फर्स्ट पब्लिश्ड? तो फर्स्ट पब्लिश्ड कब हुआ? 1590 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 1590। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी एसेज डिड द फाइनल वॉल्यूम ऑफ बैकॉन्स एसेज कंटेंट? देखो, आपको सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि ये बैकॉन कौन है। तो बैकॉन के बारे में आप जानिए, इनका पूरा नाम है फ्रांसिस बैकॉन। इनका पूरा नाम है फ्रांसिस बैकॉन। ये क्या थे? एक एसेइस्ट थे। एसेइस्ट का मतलब क्या हुआ? निबंधकार, एस्से लिखने वाले, ठीक है। तो इन्होंने जो निबंध लिखी थी, इनकी जो ओरिजिनल निबंध थी कि एक बुक जो निकाली थी इन्होंने सबसे पहले, फर्स्ट कह सकते हैं, तो वो थी, उसमें मात्र 10 निबंध था, 10 एस्से था, ठीक है। सेकेंड टाइम में इन्होंने लिखा, उसमें था 38, ठीक है, और ये 1612 में पब्लिश हुई थी। और जो थर्ड और फाइनली जो था, जिसका टाइटल था एसेज, नाम ही था टाइटल एसेज। एसेज के नाम से ये निकला था कोई 1625 में, हाँ 1625 में निकला था। और एसेज भी नाम था और काउंसिल भी नाम था इसका, और करके काउंसिल भी था। और इसमें टोटल था 58 एसेज, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, हाउ मेनी एसेज डिड द फाइनल वॉल्यूम? तो फाइनल वॉल्यूम क्या हुआ? लास्ट वाला। फाइनल वही होता है ना, तो फाइनल वॉल्यूम लास्ट वाला हुआ। तो लास्ट वाले में कितना था? 58। तो 58 आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर वाल्टर स्कॉट रोट। सर वाल्टर स्कॉट क्या लिखे थे? देखो, सर वाल्टर स्कॉट जो थे वो एक प्ले राइट थे, मतलब ड्रामा लिखा करते थे। और उनकी लिखी ड्रामा जो थी ये थी आइवन हो। उनकी लिखी ड्रामा जो थी वो आइवन हो थी। अब इसको आपको तो रटना पड़ेगा। ये आइवन हो क्या है? एक रोमांटिक ओपेरा था। ये एक रोमांटिक ओपेरा, आप ओपेरा को सिंपली एक प्रकार का ड्रामा समझ सकते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ ड्रामा, ठीक है। तो आइवन हो लिखी गई थी सर वाल्टर स्कॉट के द्वारा। अब इसको याद करने के लिए आप कोई ना कोई क्लू लगा लीजिए जिससे कि आपको याद हो जाए। आइवन हो सर वाल्टर स्कॉट, आइवन हो सर वाल्टर स्कॉट, याद हो जाएगा। चलिए, चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब कई बार आपके पास आ गया है, आपको फिर से मैं याद दिला दूं। चार्ल्स लैम्ब और मैरी दोनों मिलकर के लिखा करते थे। चार्ल्स लैम्ब की सिस्टर थी मैरी लैम्ब, जो बाद में मेंटली ल्यूनेटिक बन गई, वो पागल हो गई और बाद में अपनी माँ को स्टैब कर दी थी, चाकू मार दी थी। तो वही चार्ल्स लैम्ब है। तो कहता है चार्ल्स लैम्ब इज फेमस एज एन ऑथर ऑफ। चार्ल्स लैम्ब सबसे ज़्यादा फेमस
किस चीज़ के लेखक के रूप में हुए, तो आपको ये रटना पड़ेगा, वो दैट इज एसेज ऑफ इलिया, एसेज ऑफ इलिया। ठीक है, अब इसको आप बहुत आसानी से आपको इसको याद कर सकते हैं। सोनेट के लिए तो चार्ल्स लैम्प की बात होती नहीं है, ट्रेजिडी के लिए होती नहीं है, ब्लैंक वर्स के लिए होती नहीं है। ठीक है, आप ये तीनों का जानते हैं कि अलग अलग लोग हैं, तो कौन सा बच गया? एसेज ऑफ इलिया। तो इस तरह से आप मिला करके भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिस्ट्री प्लेज डील विथ। आपको मैं बता दूं, जो प्लेज लिखी गई थी वो 3 तरह की थी। एक थी मिस्ट्री, दूसरी थी मिराकल, और मोरल। ठीक है, अब इसको याद कर बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब क्या होता है? रहस्यमयी। तो रहस्यमयी, जिसमें जो रहस्यमयी हो, जिसके बारे में जानकारी बहुत कम हो, बहुत गूढ़ बात हो, तो समझ निश्चित सी बात है, गूढ़ बात किसकी बात थी? भगवान की बात, क्राइस्ट की बात। तो क्राइस्ट की बात किस चीज़ में लिखी गई है? बाइबल में। ठीक है, तो बाइबल में लिखी गई है, तो ऐसा ड्रामा जो बाइबल पे आधारित हो, मतलब क्या हो? जो बिब्लिकल थीम पे आधारित हो, वो क्या हो गया? मिस्ट्री प्लेस। वो सब कहाँ चला जाएगा? मिस्ट्री प्लेस में। देखो कैसे लिखा है मैंने। मिस्ट्री क्या होता है? भगवान के बारे में मिस्ट्री होता है, जो रहस्यमयी चीज़ है। ठीक है, उसके बारे में किस में अध्ययन करते हैं हम लोग, क्रिश्चियन लोग? बाइबल में। तो बाइबल के आधार पे जो ड्रामा लिखी जाती थी, वो बिब्लिकल थीम पे जो ड्रामा लिखी जाती थी, वो क्या कहलाता था? मिस्ट्रिकल प्लेज। मिराक्कल, अब क्या होता था कि उस समय के जो साधु संत थे, तो वो कुछ चमत्कार करते थे। ठीक है, मिराक्कल मतलब क्या होता है? चमत्कार। तो साइंस, ठीक है, और उसके अलग अलग काम, डीड्स, कर्मों के बारे में जो बातें होती थी, वो क्या होती थी? मिराकल्स प्ले में। और जो आम आदमी के लिए नैतिकता, मोरल मतलब क्या होता है? नैतिकता। तो नैतिकता की बात किसके लिए होता है? आम आदमी के लिए। ठीक है, तो आम आदमी से संबंधित नैतिकता की बात की जाती थी। आम लोगों को जीने का शैली, तरीका, कैसे जीना चाहिए, कैसे, ये सब बताया जाता था। वो क्या हो गया? मोरल प्लेस। तो आई होप कि आपको तीनों समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए कि पहले ज़माने में खास करके जो मिराक्कल प्लेज और मिस्ट्री प्लेज, ये दोनों किए जाते थे किसके द्वारा? जो सेंट्स लोग होते थे, सगाज होते थे, साधु संत होते थे, वही लोग करते थे ये सब ड्रामा। क्योंकि ड्रामा पहले शुरू ही हुआ था चर्च से। तो चर्च में कौन थे? जो क्रिश्चियन के जो पादरी थे, फादर और जो थे, वो लोग थे। तो उन्हीं लोग के द्वारा किया जाता था। ठीक है, अपने इंडिया में भी देख लीजिए, पहले रामलीला कौन करते थे? साधु संत लोग करते थे। तो सिमिलर चीज़ यहाँ भी होता था। चलिए, तो इससे हम 56 और 57 दोनों क्वेश्चन डील कर लेंगे। द मिस्ट्री प्लेज डील विथ, मिस्ट्री प्लेज में क्या चीज़ रहता था? बिब्लिकल थीम्स। ठीक है, द मिराक्कल प्लेज प्रिंसिपली डील विद द मिराकल्स परफॉर्म्ड बाई। मिराक्कल प्लेस था, चमत्कारी चीज़ों के बारे में डील करता था। अब वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता था? जाहिर सी बात है, सैंस एंड सागाज। सागाज मतलब ही साधु होता है। तो सैंस एंड सागाज। आई होप कि इसी से आपको ये दोनों क्वेश्चंस डील हो गया। एवरी मैन, ए फेमस प्ले ऑफ द 15th सेंचुरी वाज अ। आप देखिए यहाँ से अभी जस्ट ऊपर हमने जो डिस्कस किया है उसी से समझ में आ जाएगा कि एवरी मैन, ठीक है, नैतिकता की बात किसके लिए होती है? आम आदमी के लिए होती है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए होती है। ठीक है, एवरीमैन, नैतिकता की बात ही की जाती है आम आदमी के लिए। तो जाहिर सी बात है, ये किस प्ले के अंदर होगा? मोरल प्लेज के अंदर। मोरल प्लेज या मोरालिटी प्लेज इसी को कहा जाता है। तो एवरी मैन, ए फेमस प्ले ऑफ 15th सेंचुरी वाज ए मोरालिटी प्ले। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, हाउ मेनी ड्रामेटिक यूनिटीज वर रिकमेंडेड बाय द ग्रीक्स। इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। ये ड्रामेटिक यूनिटीज का क्या मतलब हुआ? देखो, ड्रामा में समरूपता। ड्रामा मतलब क्या होता है? नाटक। तो नाटक में किन किन चीज़ों में यूनिटी होनी चाहिए, समरूपता होनी चाहिए, मेल होनी चाहिए?
तो इसके बारे में ग्रीक्स लोगों ने कहा था 3 बातें। क्या क्या 3 बातें कहा था? 3 तरह की यूनिटीज होनी चाहिए। कौन कौन सी 3 तरह की यूनिटीज होनी चाहिए वो देख लेते हैं। एक, तो कौन सी क्या हो जाएगा? 3 ड्रामेटिक यूनिटीज। अब ये क्या यूनिटीज है समझिए। आप अगर ड्रामा खेलते हैं तो आपके ड्रामा में यूनिटी ऑफ एक्शन होनी चाहिए। ये नहीं कि एक एक्शन इधर है और दूसरा एक्शन उधर है, मेल नहीं खाएगा, ड्रामा नहीं बनेगा। दूसरा, यूनिटी ऑफ प्लेस। आप बात कर रहे हैं किसी जगह की और जगह का स्क्रीन शो कर रहे हैं किसी और जगह की, तो वो भी फिर आपको मेल नहीं खाएगा। एंड यूनिटी ऑफ टाइम, समय का मेल होना चाहिए। तो यही तीनों को कहा गया यूनिटीज, ड्रामेटिक यूनिटीज। ड्रामेटिक यूनिटीज, एक्शन का, प्लेस का और टाइम का। तो कितने हो गए हमारे पास? आंसर कौन सा हो गया? 3 ड्रामेटिक यूनिटीज। आई होप कि ये क्या कहना चाहता है क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया होगा। रिकमेंडेड मतलब क्या होता है? मंजूरी देना, सही ठहराना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द फर्स्ट, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। द फर्स्ट ट्रेजेडी गोर्बोड्यूक वाज लेटर गिवन द टाइटल। देखो, ये गोर्बोड्यूक वास्तव में एक बहुत एंशियंट ब्रिटिश की एक किंग हुआ करते थे। ये मिस्टिक किंग थे, दैट मे बी परहैप्स की काल्पनिक हो, ठीक है, कि गोर्बोड्यूक थे। तो गोर्बोड्यूक की जो ट्रेजेडी थी, ट्रेजेडी मतलब आप जानते हैं दुखद कहानी जिसमें हीरो की अंत में डेथ हो आती है। तो ये जो था इसका एक और नाम था, और वो नाम क्या था? दैट वाज फेरेक्स एंड पोरेक्स। तो आपको इसको याद करने का तरीका ऐसे ही डेवलप करना पड़ेगा। गोर्बोड्यूक का ही दूसरा टाइटल क्या है? फेरेक्स एंड पोरेक्स। गोर्बोड्यूक का ही टाइटल क्या है दूसरा? मतलब गोर्बोड्यूक का ही दूसरा नाम है फोरेक्स एंड पोरेक्स। यह वास्तव में एक ब्लैंक वर्स पोएम वाली ड्रामा थी। आप जानते हैं ब्लैंक वर्स क्या होता है? ब्लैंक वर्स ऐसा पोएम होता है जिसमें राइम नहीं हो, मतलब लय नहीं हो, तो उसको बोलते हैं। तो ये एक ट्रेजिक ड्रामा था, प्ले था, जिसको 1561 में लिखा गया था, ठीक है। और वो गोर्बोड्यूक ट्रेजेडी कहा जाता है उसको, जिसका दूसरा नाम क्या है? फेरेक्स एंड पोरेक्स। तो आई होप कि हमारे इस मेहनत से आपको हेल्प मिलेगा, और आज भी मेरा मन कहता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी से मिलेगा। और अगर थोड़ा बहुत इधर उधर क्वेश्चन आया तो मैंने जो डील कर दिया है उससे आपको हेल्प मिल जाएगा। वंस अगेन आई टेल यू, शेयर दिस वीडियो सो अधिक से अधिक आपके दोस्त और बाकी बिहार के बच्चे लोग फ़ायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।